खेड़ा जी, झा जी और यहाँ पर उपस्थित पुनिया जी, राजीव अरोड़ा जी और यहाँ पर उपस्थित तमाम पत्रकार साथियों, सबसे पहले तो जो हमारे पत्रकार बंधु बाहर से आए हुए हैं उनका मैं उदयपुर में, राजस्थान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभारी होने के नाते मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका यहां पे ठहरना और व्यवस्था सभी के सभी ठीक रही होगी। साथियों, ये बहुत ही ऐतिहासिक कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिविर है और इस ऐतिहासिक शिविर के अंदर अलग अलग विषयों के ऊपर आप सब लोगों को मालूम है कि 6 सब्जेक्ट कमेटीज बनी है जिनका डिस्कशन हो रहा है। तो आज मैं बतौर राजस्थान के प्रभारी के नाते नहीं, बल्कि जो 6 सब्जेक्ट्स का जो डिस्कशन हो रहा है उसके अंदर 2 सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स जिसके ऊपर सब लोगों की नजर है, एक पॉलिटिकल जिसके चेयरमैन खरगे साहब और उसके अंदर ही मेंबर गौरव गोगोई जी यहां पे हैं, और दूसरा संगठन ऑर्गेनाइजेशन, उसका मैं बतौर सदस्य होने के नाते मैं कुछ बातें आप लोगों से साझा करना चाहूंगा। हम लोग ये बताना चाहते हैं कि आप लोगों को मालूम होगा, फिर दोहराना चाहते हैं कि हर सब्जेक्ट के ऊपर पैनल्स कुछ लोगों के बने हैं और वो पैनल कमेटी के डिस्कशंस कई बार आपस में सब लोगों के हुए हैं और कुछ बिंदुओं को लेकर के वर्किंग कमेटी के बीच में भी जो पैनल के कन्वीनर्स हैं उन्होंने अपनी बात को रखी है। जहां तक के संगठन का मामला है, संगठन की बात है, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारे जो संगठन के पैनल हैं उसके अंदर हम लोगों का जो डिस्कशन है, जो हम लोगों की चर्चा है, चिंतन शिविर के बाद और जो हमारे पैनल के सजेशंस हैं वो उदयपुर डिक्लेरेशन में अडॉप्ट होने के बाद में बहुत बड़ा बदलाव आप लोग देखेंगे कि जिस तरीके से संगठन में कांग्रेस पार्टी का अलग अलग स्तर में नीचे से लेकर के ऊपर तक आप एक बहुत बड़ा बदलाव पूरे के पूरे देश के अंदर देखेंगे। हम लोगों का यह मानना है कि बदलते समय के साथ जो संगठन का ढांचा कांग्रेस पार्टी का है वो शायद नहीं बदला है। अभी भी कांग्रेस पार्टी के संगठन का ढांचा और जो हमारे डिपार्टमेंट, जो हमारे जिस तरीके से जनरल सेक्रेटरीज और जो काम जो बांटे जाते हैं वो वही पुराने 50 साल 60 साल पुराने तरीके से हैं, उसके अंदर कोई अमूलचूल बदलाव नहीं हुआ है। हमारे डेमोक्रेसी के टूल्स, लोकतंत्र के बहुत सारे हथियार नए नए आ गए हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने संगठन के अंदर उस तरीके से आमूलचूल जो परिवर्तन करना चाहिए वो नहीं किया। जैसे मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहूंगा। हम लोगों ने के बीच में चर्चा हुई है और एक तरीके से कंसेंसस बन रहा है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, लेकिन उस पे अभी तक के उसको अमल में नहीं लाया गया, जो हम सबके सब लोगों की इच्छा है होना चाहिए। हमारे जो सबसे छोटा यूनिट है वो पोलिंग बूथ का है और उसके ऊपर एकदम सीधे ब्लॉक आ जाता है। तो ब्लॉक और पोलिंग बूथ के यूनिट के बीच में हर ब्लॉक में 3 से लेकर के 5 मंडल समितियां हमारी होनी चाहिए पूरे के पूरे देश के अंदर। ये एक बहुत बड़ा सुझाव हम लोगों के बीच में चर्चा में है और जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो 15 से 20 बूथ का एक मंडल और 3 से लेकर के 5 मंडल का एक ब्लॉक, इस तरीके का हमारा पूरे के पूरे देश के अंदर संगठन के अंदर और नीचे तक के हम लोग मजबूती से लेकर के जाएं, इस चीज के लिए हमारी कोशिश है। दूसरा, हम लोग हमेशा अक्सर चुनाव के समय ही हम सर्वे एजेंसीज को आउटसोर्स के करके माध्यम से हम लेकर के आते हैं। हमारे ये चर्चा हम सब लोगों के बीच में हुई है और इसमें भी कंप्लीट यूनानिमिटी लगभग है, जिसको हम आगे लेकर के जाएंगे, कि कांग्रेस पार्टी का एक अपना पब्लिक इंसाइट डिपार्टमेंट होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी का अपना इंटरनल डिपार्टमेंट होना चाहिए जो
चुनाव के समय नहीं, लगातार सर्वे करे जनता के इश्यूज को समझने के लिए और किन मुद्दों को हम लोगों को और तेजी से जनता के बीच में लेकर के जाना चाहिए। तो जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि समय जैसे जैसे बदल रहा है, हम लोगों ने अपने आप को बहुत सारी चीजें हम लोग आउटसोर्स करते हैं या हम लोग उसको तेजी से नहीं कर पाए। तो ये पब्लिक इनसाइट डिपार्टमेंट एक ये हमारा इन हाउस डिपार्टमेंट होगा, जो कि हमारे सिर्फ चुनाव के समय नहीं बल्कि डेली जिस तरीके से लोगों की इच्छा, लोगों की सोच, क्या लोगों के बीच के अंदर मुद्दे हैं जिनको कांग्रेस पार्टी को एक सशक्त विपक्ष होने के नाते उठाना चाहिए, इस चीज का फीडबैक का मैकेनिज्म अब जो कि टेक्नोलॉजिकली अब संभव है, उस चीज को हम लोग लेकर के आएंगे। एक हम लोगों के यहां पे अक्सर ये कहा जाता है कि जो कार्य अच्छा करता है उसको रिवॉर्ड नहीं मिलता, जो कार्य खराब करता है पदाधिकारी उसको पनिश नहीं किया जाता। तो इसके लिए मापदंड के तय करने के लिए एक अलग से असेसमेंट विंग बना करके उसके लिए एक यूनानिमिटी और एक कंसेंसस हम लोगों के में बन रहा है कि एक असेसमेंट डिपार्टमेंट, असेसमेंट विंग या एक कोई तरीका हमारे पदाधिकारियों की असेसमेंट करने का हो और जो अच्छा काम कर रहे हैं पदाधिकारी उनको आगे प्रमोट करा जाए और जो अच्छा काम नहीं कर रहे उनको अपने पद पे नहीं रखा जाए। उसी के साथ साथ में डिसिप्लिन के ऊपर किस तरीके से डिसिप्लिन को और तेजी से इन्फोर्स किया जाए, इसके लिए भी हमारे संगठन के अंदर चर्चा हुई है और संगठन के अंदर डिसिप्लिन और मजबूत किए जाने के लिए भी क्या हम लोगों के ऑर्गेनाइजेशन में और हमारे को कार्रवाई करनी चाहिए, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और एक और बात हम लोगों के बीच में आई है जिसको हम लोग ना केवल हमारी कमेटी बल्कि और जनरल ओवरऑल हमको लगता है कि हमारे हर लेवल पे कमेटी के अंदर 50% युवा, 50% लोग जो हैं वो 50 वर्ष से कम, क्योंकि 35 वर्ष तक के तो यूथ कांग्रेस के अंदर आते हैं, तो कम से कम 50% हमारे हर लेवल के ऊपर कमेटी में नीचे से लेकर के ऊपर तक के 50% युवा हर हालत के अंदर होने चाहिए। ये भी हम लोगों के बीच में चर्चा है और इस चीज को भी हम लोग आगे लेकर के हम जाएंगे। तो ये 4-5 चीजें हैं, इसके अलावा बहुत सारी और संगठन के अंदर अच्छे सुझाव आ रहे हैं और जैसे जैसे आगे हम 2-3 दिन सेलिब्रेट करेंगे। हमारे लगभग 70 के करीब मेंबर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कमेटी में है, संगठन की कमेटी में है और हम लोग जो है इस बात की चर्चा हम लोग आपस में कर रहे हैं। कौन सा जो हम लोगों ने हमारे अभी संगठन के अंदर सबसे नीचा लेवल बूथ होता है, उसके एकदम झटके से उसके ऊपर ब्लॉक आ जाता है। राजस्थान के अंदर जैसे 100 बूथ के ऊपर एट एन एवरेज एक ब्लॉक, तो हम लोगों के जो है ब्लॉक के नीचे बूथ जो आता है वो बीच में हमारे यहां पर संगठन, क्योंकि पहले जमाने का इस तरीके के संगठन बने हुए हैं, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट सिर्फ होते थे, तो अब ये हम लोगों ने तय कर रहे हैं और एक इस पे कंप्लीट यूनानिमिटी है कि एक बीच के अंदर मंडल होना चाहिए 15 से 20 बूथ का और 5 के करीब, लगभग 3 से 5 डिपेंडिंग की ब्लॉक कितने बड़े हैं, वो मंडल कमेटी, ये इंटरमीडिएरी कमेटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है लेकिन इसको फॉलो लेटर एंड स्पिरिट में नहीं किया जा रहा, तो इसको नाम दे करके हम मंडल समितियां, मंडल कमेटीज हम लोग बनाएंगे। जैसे मैंने कहा कि अंत में आप देखेंगे कि हमारे सभी लोगों का जो डिस्कशन हो रहा है, संगठन हमारा जिस तरीके से काम करता है, जो उसके अंदर अलग अलग हिस्से हैं या जिम्मेवारियां हैं, उसके अंदर एक बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन आप लोग आगे आने वाले समय में देखेंगे और जिसकी नींव यहां पर हम लोग इस शिविर में रखने वाले हैं, जिसका नाम नव संकल्प शिविर हमने इसीलिए दिया है कि नए संकल्प, नए रिजॉल्व के साथ में हम लोग ये कार्य करें। एक करके नो, यूथ मीन्स 50% below 50 in all the committees, because already we have our youth congress which takes care of people up to 35 years. So from 35 to 50 or also people from youth congress less than 50%, less than 50 years of age,
would be at least 50% in all the committees, block committees, district committees, including CWC. Everywhere it should be less than 50 years should be 50% at least. देखिए, ये भी हम लोगों के चर्चा में आया है। एक वन फैमिली वन टिकट की हमारी चर्चा हुई है और उसके अंदर एक जो कंसेंसस बन रहा है, वो कंसेंसस ये बन रहा है कि वन फैमिली वन टिकट होना चाहिए और इसमें एक्सेप्शन तभी हो जबकि फैमिली का दूसरा आदमी 5 साल पार्टी के लिए कम से कम अलग से काम कर रहा हो। ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति एकदम से कोई पुराना लीडर है वो एकदम से हो और उसके बाद में उसका रिश्तेदार, उसका बेटा कोई एकदम से आकर के चुनाव लड़ ले। तो अगर किसी को इलेक्शन लड़ना है तो उसको खुद व्यक्तिगत तौर के ऊपर कम से कम 5 साल उसको संगठन के अंदर उसको देने होंगे, जब जाकर के वो चुनाव लड़े। ये एक हम लोगों के बीच में चर्चा है। उसके अलावा कूलिंग पीरियड और जो है अपने जो पोस्ट के ऊपर है उसके ऊपर भी जो चर्चा है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पोस्ट के ऊपर 5 वर्ष से ज्यादा ना रहे और अगर उसको 5 वर्ष से ज्यादा रहना है तो कम से कम 3 वर्ष का कूलिंग पीरियड उसको रहे और फिर उसके बाद में वो वापस उस पद के ऊपर आए। अजय जी, इंग्लिश में भी एक बार। इंग्लिश में which ones do you want? What is being discussed is a proposal, and it is almost a complete unanimity amongst the panel members. We'll take it and we'll discuss it within the full committee, that it should be one family, one ticket only. And if another member of the family wants to contest the election, then that member of the family should have worked in the organization for at least 5 years. It should not be that suddenly a senior leader wants his family, some member from his family to contest, and suddenly he gets a ticket without any work in the party. So in order to ensure that the party leaders, they do not give ticket to their kins or to their relatives without any work in the party, at least 5 years of work, prior work, would be required for any person who wants to contest in the party. So this is the genesis behind this formula. And the second thing which you asked, any person who is holding a post continuously for 5 years should have to step down, and there should be a cooling period of at least 3 years for that person to come back on the same post. So more than 5 years a person should not be on the same post. देखिए, अभी जो चर्चा है मैं अभी उसी की बात कर सकता हूं जो हो रही है। अभी 50% हमारे 50 वर्षों से कम लोग, युवाओं को प्राथमिकता देने के लिए जब बात है तो वो भी रहेंगे और जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनके अनुभव का भी हम लोग फायदा उठाएंगे। दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। देखिए, ये चिंतन शिविर हमारे पार्टी के मुद्दों के ऊपर है। पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव से हो रहा है, वो एक अलग प्रोसेस चल रहा है। तो ये दोनों की दोनों अलग अलग चीजें। देखिए, हमारी बहुत सारी चीजों में हम लोग जो अपना सुझाव देंगे वो टाइम लिमिट के साथ देंगे। जैसे मंडल कमेटीज बनने की बात है, एक हम लोगों में चर्चा है कि इसको हम लोग 2 महीने 3 महीने का हम टाइम लिमिट दें। तो अलग अलग चीजों के लिए हमारी कोशिश है कि टाइम लिमिट दें। और वैसे भी जब संगठन का चुनाव चल रहा है तो मेरे ख्याल से संगठन के अंदर जो हम बदलाव चाहते हैं वो ये राइट टाइम है कि जब हम लोग कहें और इसके साथ साथ में ये हो जाए। ऐसा कुछ चीजें नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए भी छोड़ दो ना।
Let us see. Let us see. Absolutely. This is absolutely. This is what I have said in the beginning itself, that this Nav Sankalp Shivir is going to usher in a new era. It would transform the way Congress party functions as an organization. We are going to make some big changes in the organization. Good and bad thing about Congress is that we are the oldest political party in the country. We've got our own way of working. But we all feel that somehow in past 2 decades, with the new tools of democracy evolving, somehow our opponents have been faster than us to catch up with the emerging and new tools of democracy. So we are going to make changes in our organization in such a way that the new tools of democracy can be used in a better way, more efficient way by the Congress party. I have given a few examples like these surveys. Why don't we have an in-house continuous survey for our own? Why don't we have our own department? Why do we have to rely upon external agencies for conducting surveys for us? So that is how there is a suggestion to have public insight department. That insight department will continuously, will all throughout the year, every day, 24 hours a day, will conduct continuous surveys and tell us what exactly the people want and how the party should respond. So these new tools of democracy would be used more efficiently in the new organizational setup with the new set of departments which we are proposing. Sir, Adesh. Aziz, ये repeat. देखिए, मैं आप गांधी नॉन गांधी ये सब की सब चीजें इससे नहीं कोई लेना देना है, क्योंकि हमारा ये सब चुनाव से हमारे अध्यक्ष का चुनाव होगा। और मैं आपको बता रहा हूं, जो जनरल हमारे ऑफिस बेयरर्स, अब कई हमारे ऑफिस बेयरर्स कई सालों से जनरल सेक्रेटरीज हैं, कई सालों से सेक्रेटरीज हैं, तो 5 साल से ज्यादा कोई व्यक्ति एक जगह के ऊपर नहीं, बहुत सारे लोग हमारे एक ही जगह के ऊपर, एक ही पोस्ट के ऊपर पड़े हुए हैं और बहुत सारी जगह वेकेंट है। तो ये दोनों चीजें साथ साथ में अब आगे से नहीं चलनी चाहिए। आखिर लास्ट Sunilji, I have said this, I would repeat it for you again, that at all the levels, there is a proposal that less than 50 years should be at least 50% of those committees. So from down to top, the proposal is, what we are discussing is that 50 years, less than 50 years should be 50% at all the levels. Well, that is for the elections to decide. Chintan Shivers or the Nav Sankalp Shivers cannot decide about who should be the, it is for the elections to decide. One family, one ticket, I have already said that anyone who wants to contest should have worked in the party at least for 5 years. नहीं, एमएलए ये संगठन की बात है। एमएलए और एमपीज का चुनाव तो लोग करते हैं, जनता करती है। तो मैं अब कांग्रेस प्रेसिडेंट को रिसीव करने के लिए जाना है, जैसे आपको रिसीव किया वैसे कांग्रेस प्रेसिडेंट को भी रिसीव करना है। मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। थैंक यू सर। मैं प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए माफी चाहता हूं। मैं आग्रह करूंगा विपक्ष के नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी से कि वो अपना वक्तव्य रखें।
फिर ये ऑन है। जाने वाले जाने शुरू कर सकते हैं हम। मैं आग्रह करूंगा 1 मिनट शांति बनाए रखें। कृपया शांति बनाए रखें हॉल में। चलिए नहीं, नहीं, ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्कार। अभी आप अजय माखन जी का ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर और बाकी जो उससे जुड़े हुए विषय थे उसके ऊपर उन्होंने सविस्तार से आपको बताया है। मैं जो ये 6 कमिटीज हैं, इस 6 कमिटीज में से एक कमिटी के कन्वीनर के नाते जो पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में उस टीम में कम से कम 70-71 लोग रहेंगे। और आपको तो मालूम है पहले ही पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर जो चर्चा के लिए समिति बनाई गई थी उसमें हम 9 लोग थे। तो 9 के 9 पॉलिटिकल इश्यूज पे अपनी अपनी बात रखने के बाद फिर हम उसको CWC में लेकर थोड़ी सी चर्चा की, लेकिन नवसंकल्प शिविर में इन विषयों पे विस्तार से चर्चा होगी। तो इसीलिए आज जो शिविर प्रारंभ होगा उस संदर्भ में इन सारे 9 विषयों पे और उसके अलावा जो भी सजेशंस आएंगे उन पे भी चर्चा वहां पर हम करेंगे। तो एक पहला इश्यू है अटैक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी। दूसरा है प्रोटेक्टिंग डाइवर्सिटी, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एटसेट्रा। और तीसरा विषय है राइजिंग कम्युनल पोलराइजेशन। और चौथा है प्रोटेक्टिंग ऑटोनमस बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशंस। और 5वां विषय है नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। और 6ठा सब्जेक्ट है सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड डिसीजंस ऑन अलायंस विथ रीजनल पार्टीज। और 7वां विषय है नॉर्थ ईस्ट के संबंध में। और 8वां विषय है जम्मू और कश्मीर के विषय में। और 9वां विषय है जो आगे कैसे कदम उठाए और इन पॉलिटिकल जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं उसको हम किस ढंग से, किस तरीके से फेस करें। तो इन मुद्दों पे चर्चा तो आज होगी और उससे जो निष्कर्ष निकलेगा उस आधार पर हमारा पॉलिटिकल रेजोल्यूशन बनेगा। और वो फिर बाद में आपके पास हम आएंगे और बताएंगे वो रेजोल्यूशंस में किन किन विषयों पर कौन कौन सा निर्णय होने जा रहा है या हुआ है।
तो वो हम कहेंगे। आप सभी को तो ये मालूम है कि संविधान के तो धज्जे उड़ाए जा रहे हैं। हम एक तरफ 75 सालगिरह आजादी का मना रहे हैं, दूसरे तरफ संविधान के तहत काम करने का कोशिश मोदी जी, बीजेपी और उनके जो भी दोस्त लोग हैं या उनके सपोर्टर्स हैं, वो उसमें विश्वास नहीं रखते कि संविधान के तहत चले। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, एक तरफ उसको खत्म कर रहे हैं और इंस्टीट्यूशन जो इंटीग्रिटी है और ऑटोनमस बॉडीज की जो ताकतें थी उसको भी वो कमजोर कर रहे हैं। और जो हमारे देश का एक संविधान एक फेडरल कैरेक्टर है और इसको भी वो धक्का देने की हर बार कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे वो धार्मिक दृष्टि से हो, चाहे वो किसी और मुद्दों पे हो। तो केंद्र सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है और संविधान को तोड़ना ही उनका काम हुआ है। तो इसीलिए इस मुद्दे पे हम डिटेल चर्चा करेंगे और किस ढंग से इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या तैयारी होना चाहिए, उस पे हम अपनी राय उनसे लेंगे। और दूसरी तो और एक बात है, हमेशा बीजेपी नेशनलिज्म की बात करती है। ये एक नया पाठ कांग्रेस पार्टी को पढ़ाते हैं। जो लोग आजादी के वक्त ना वो ना उनकी पार्टी के लोग ना उनके संघ के लोग कहीं भी दिखते नहीं थे या किसी जेल में नहीं गए या आजादी के लिए उन्होंने जो लड़ाई लड़ने की कोशिश भी उन्होंने नहीं की। लेकिन हमको देश के बारे में देशभक्ति का नेशनलिज्म का पाठ हमको पढ़ाते हैं और वो कहते हैं कि कांग्रेस देश के बारे में सोचती नहीं। तो ये आपको मालूम है, फिर बार बार मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि जो पार्टी जो नेता लोग देश के लिए आजादी के लिए कभी लड़े नहीं, कभी अपनी कुर्बानी नहीं दी, कभी अपनी जान नहीं दी, कभी वो सूले पे लटके नहीं, कभी जेल में नहीं गए, वो लोग हमको पढ़ा रहे पाठ। तो इसका हम हमारे देश के लोगों के सामने हम चीजें रखना चाहते हैं। देखिए, इतिहास देखिए, ये सिर्फ जैसा कि इससे पहले हमारे जो जनरल सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हमारे प्रचार में कमियां हैं। हमने बहुत कुछ कामें किए हैं, लेकिन उसका फल हमको नहीं मिल रहा, उसका फल किसी और खा रहे हैं। और वो लोग बोल रहे हैं कि हम असल देशभक्त हैं। भाई मैं पूछता हूं, अगर आप असल देशभक्त थे तो क्विट इंडिया मूवमेंट में कहां थे? अगर आप असल देशभक्त थे तो गांधी जी ने जो पाद यात्रा निकाली थी उस वक्त कहां थे? और देश के लिए जो लाखों लोग जेल में गए,
और कुर्बानी दी, आप कहां थे? और इतना ही नहीं, रिसेंट आपको तो मालूम है, इंदिरा गांधी जी ने इस देश के एकता के लिए अपनी कुर्बानी दी, राजीव गांधी जी दिए, पंजाब के बेनत सिंह दिए, और दूसरे इवन नक्सलाइट जैसे टेररिस्ट के खिलाफ लड़ने के लिए राम श्याम शरण शुक्ला जी और उनके साथी, उनकी जान चले गई। अरे तो यहां हम हर फ्रंट पे लड़ रहे हैं, और हमारे लिए आप सबक सिखाना चाहते हैं। तो ये इश्यूज हमको बताना है, और देश का इतिहास आजादी का ये नए पीढ़ी को बताना जरूरी है। और जितने भी पुराने लोग भी हैं वो जानते भी हैं कांग्रेस देश के लिए क्या किया, जनता के लिए क्या किया, ये सभी कुछ जानते हुए भी हम पर टिप्पणियां वो करते रहते हैं। तो इसीलिए हम एक नया मोड प्रचार का, या जैसा कि आजकल सोशल मीडिया बहुत तेज है, हम तो पुराने लोग हैं, हमारे जमाने में ये नहीं था। हम सिर्फ घर घर जाते थे, डोर टू डोर कैंपेन करते थे, माउथ टू माउथ उनकी जो भाषा सुनते थे, कट्टे पे बैठ के लोगों को देखकर समझा कर आते थे। लेकिन सब कुछ अब इस पे चल रहा है, वो जरा चलाना मुझे नहीं आता, लेकिन इस पे चलता है। तो भागवत जी, मोदी जी, उनकी जो टीम है सिर्फ इस पे चल रही है, लोगों के पास नहीं जाते। कभी ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी ने किया? कभी ऐसे प्रश्न आपने जो हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी को आपने पूछा, वो कभी पूछा उनको? पिछले के जितने भी प्राइम मिनिस्टर का अगर आप हिसाब लेंगे या वो उसका आकलन करेंगे तो आपको मालूम है कितने प्रश्न पूछे गए, कैसे कैसे विचार आपके सामने रखे और उसको प्रतिक्रिया आपने क्या दी, ये सब है। लेकिन आपको, मुझे समझ में नहीं आ रहा मोदी जी को क्यों नहीं पूछ रहे लोग, और मोदी जी इस प्रेस के सामने क्यों नहीं आ रहे, और एक के बाद एक झूठ। और जो झूठ बोलते हैं वो कहते हैं बाद में कहीं पकड़े गए तो ये तो जुमला था चुनाव का, बोलते रहते। अगर लोग जुमले को ही महत्व देते हैं और हमारे त्याग का और परिश्रम को अगर कोई मान्यता नहीं है तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी हमारे साथ है। तो ये भी हम लोगों को बताएंगे कि किस ढंग से हमने इस देश के लिए काम किया। और हमारा संविधान कहता है सबसे महत्वपूर्ण है देश के डेमोक्रेसी को बचाने का, फिर देश के संविधान को बचाने का। अगर डेमोक्रेसी बची, संविधान भी बचेगा। संविधान बची तो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है, हमारे मूलभूत हक क्या है, उन हकूकों की हिफाजत भी होगी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ ये स्पीच, ये सारी चीजें। अभी तो आपको मालूम है हाल ही में इवन सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी धारा 124A को भी उन्होंने फिलहाल उसको स्थगित किया है, स्टे दिया है। और यहाँ पर इतना मिसयूज हो रहा है इंस्टीट्यूशंस के, ऑटोनोमस बॉडीज के, सीबीआई, ईडी, सीवीसी, हर चीज का। कोई अगर उनके पक्ष में नहीं आता, कोई अगर उनके साथ खड़ा नहीं होता, कोई प्रेस या कोई टीवी उनके बारे में नहीं बोल सकती, तो कुछ ना कुछ करके उसको उसकी मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं। और ये चल रहा है। तो
इसीलिए ये जो मूलभूत हक है हमारे, इसकी रक्षा करना और संविधान की रक्षा करना और लोकतंत्र की रक्षा करना, इसीलिए इस संकल्प शिविर में डिटेल से चर्चा होगी, सबसे पूछ के फिर हम अपनी आगे की आगे जो कदम उठाना है वो आपको हम बताएंगे। तो सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि आज के दिन जो पॉलिटिकल इश्यूज हमारे सामने, बाकी के विषय तो आपको मालूम है, मैंने कहा कि 9 विषयों पे अपनी चर्चा होगी, वो सारे विषय वहाँ रखेंगे। हर एक जो वहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले डेलीगेट्स हैं वो उसमें शामिल होंगे और उन चीज़ों पे हम सविस्तार से बताएंगे। थैंक यू। जी पूछे अपने सवाल। देखिए, हम तो सबको लेके चलना चाहते हैं और आपके साथ भी चलना चाहते हैं, लेकिन जो चलने के लिए तैयार है और हमारे उसूलों पे जो चलते हैं, हमारे आइडियोलॉजी पे जो चलेंगे, जो सेक्युलर फैब्रिक हमारा है, उस सेक्युलर फैब्रिक को मानने वाले, लोकतंत्र को मानने वाले, संविधान को रेस्पेक्ट करने वाले, उनके साथ हम चलेंगे। नहीं, ये तो चर्चा तो हम करेंगे, ये तो रिजल्ट से मालूम ही हुआ है, फिर उसके ऊपर बहस होगी और क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है, कहाँ पर हमारी गलती हो रही है, किस वजह से हो रही है, ये सारी चीजें वहां पर हम बहस करेंगे। See, first we want to set right our house properly, and we want to make Congress people more active and more powerful. Then we will go to others. If you don't have any investment, which partner will come that I will invest some money to you? That what we are going to do it. That's why after making ourselves whatever deficiencies are there, those things will be discussed, and with some proposal will come forward, and whosoever accepts these principles what I told, we will go with them. सवाल का हिंदी में भी जवाब चाहते हैं, मंजरी है। नहीं, ये देखिए, ये तो जहां पर कोइलेशन गवर्नमेंट होती, छोटे मोटे ऐसे चीजें चलती है, तो वहां के प्रभारी जो है सेक्रेटरीज, वो कैपेबल है सॉल्व करने के लिए। संजीव पीटिया। नहीं, अभी तो हमारे प्रभु जी ने यही क्वेश्चन पूछा था, अब अंग्रेजी में पूछा था, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोग पहले तो हम मजबूत बनना चाहते हैं और हमारे कैडर को एक करना चाहते हैं, और उसी लिए तो राइट फ्रॉम ब्लॉक लेवल, पंचायत लेवल, मंडल लेवल और जिला स्तर पर पहले मजबूती के साथ हम बनाने के बाद उस वक्त दूसरों से बात करेंगे, कौन हमारे साथ आना चाहता है, कौन नहीं आना चाहता है, देखेंगे। विजय लक्ष्मी।
ये जो संकल्प हम ले रहे हैं इस शिविर में, चर्चा जो कर रहे हैं, ये इसी के लिए कर रहे हैं, युवाओं को कैसा प्रतिनिधित्व दे और वीकर सेक्शंस को किस ढंग से मजबूत करें, महिलाओं को किस ढंग से हम ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें बहस हो जाएंगी। हर टीम के लोग अपने पेपर वहाँ पर रखेंगे और इस चीज़ को हम वहाँ पर चर्चा करेंगे। काट दीजिए। थैंक यू। देखिए, वहां पर तो हमारी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि एकजुट करने के लिए, सबको लेके चलने के लिए, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा हमारे गोगई साहब को डिटेल मालूम है, वो 2-4 बातें कहेंगे। इनफैक्ट मैं इनसे आग्रह करूंगा कि अपना पहले सुओ मोटो स्टेटमेंट भी बोल दें आपसे, इनका अपना वक्तव्य रखें और उसके बाद फिर आपके सवाल लें। धन्यवाद। उपस्थित खड़गे साहब, पवन खेरा जी, उपस्थित प्रणब झा जी, पुनिया जी, उपस्थित मीडिया के दोस्तों, आज देश के सामने विभिन्न चुनौतियां हैं, सामाजिक, आर्थिक, संवैधानिक, और देश इन चुनौतियों को सामना करने की ताकत, आकांक्षा और एक सोच की खोज में है। और देश की इस परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका रहेगी, उसी को लेकर ये 3 दिन का चिंतन शिविर आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम देश के मुद्दों को साथ में रखते हुए हमारी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी उस पर हम मंथन करेंगे और पारदर्शिता के साथ देश के लोगों को मीडिया के द्वारा बताते रहेंगे, अवगत कराते रहेंगे। आज प्रश्न पूछा गया उत्तर पूर्वांचल के संदर्भ में, तो उत्तर पूर्वांचल की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी समस्या ही तो बेरोजगारी है। उत्तर पूर्वांचल के युवा उत्तर पूर्वांचल में जब उनको नौकरी नहीं मिलती तो वो देश और दुनिया भर में उनको जाने के लिए वो मजबूर होते हैं, और जब वो चाहते भी हैं कि वो अपने प्रदेश में वापस लौटकर अपने पैरों पे खड़ा हो, तो उस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था नहीं है, उस प्रकार की आर्थिक नीति नहीं है। एक जमाने में, यूपीए के जमाने में, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, तो नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के द्वारा नॉर्थ ईस्ट के लोग निवेश करने लगे और अपने उन्होंने व्यापार को उन्होंने बड़ा किया और लोगों को खुद नॉर्थ ईस्ट के लोग एंटरप्रेन्योर्स होने लगे। लेकिन आज ये नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी मोदी जी के सरकार आने के बाद बदल चुका है, और नॉर्थ ईस्ट मानो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए नहीं, लेकिन मोदी जी के जो खास दोस्त हैं, अडानी जी हैं और अलग खास दोस्त थे, उनको नॉर्थ ईस्ट में कैसे उनके व्यापार को बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए नॉर्थ ईस्ट के दरवाजों को खोल दिया है, ताकि मोदी जी और उनके कुछ जो बड़े बिजनेस के दोस्त थे उनका लाभ हो। दूसरी बात है कि आज हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो मुझे याद है गृह मंत्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर टेबल को थपथपाते हुए कहा था कि असम अकॉर्ड, जो राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने असम अकॉर्ड साइन किया, लेकिन असम अकॉर्ड इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, भाजपा सरकार इंप्लीमेंट करेगी। मैं पूछना चाहता हूं गृह मंत्री अमित शाह जी से, तो क्या आपने इंप्लीमेंट किया? आपने बस एक कमेटी बैठाई, कमेटी ने रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट को आपने खारिज कर दिया और रिपोर्ट को उस कमेटी पर आपने एक और कमेटी बनाई। आपने एनआरसी को लेके ऐसा एक माहौल खड़ा कर दिया है कि लोग आज अपने भविष्य को लेके चिंतित है। आज एनआरसी पे उनका कोई सोल्यूशन नहीं है। सीए को लेके माहौल उत्तर पूर्वांचल में खराब हुआ, और सीए को लेकर भी आज जिस प्रकार से उनको सारे एक संवैधानिक ढांचे में लाना है, उस मुहिम में वो विफल रहे हैं। नागा पीस टॉक्स हो रहे हैं,
नागा पीस टॉक का एक फोटो हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, लेकिन नागा पीस टॉक्स की अवस्था क्या है, क्या नतीजा है, आज तक हमको नहीं पता चला है। हम देख रहे हैं कि हिंसा बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करते हैं कि भारत की शक्ति है विविधता, तो उसका प्रतीक है उत्तर पूर्वांचल, जहां पे कितनी सारी विविधता है, आप लोगों को खुद पता है, हर प्रदेश में कितना सारा डाइवर्सिटी है। लेकिन आज विभिन्न समुदायों के बीच में हिंसा बढ़ रहा है, घृणा बढ़ रहा है, और इसमें एक राजनीतिक तरीके से इस माहौल को बढ़ावा दिया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। आज आप त्रिपुरा की बात करें, आज आप असम की बात करें, ऐसा एक माहौल बन रहा है। और जब भी लोग उठते हैं, अपनी आवाज रखने की कोशिश करते हैं, जब भी विरोधी राजनीतिक दल के नेता अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, जब भी मीडिया के दोस्त कठिन प्रश्न पूछना चाहते हैं, जब भी सामाजिक कार्यकर्ता एक आंदोलन करना चाहते हैं, तो उन पर केस थोपे जाते हैं, उन पर ईडी के द्वारा उनको डराया जाता है, मीडिया को डराया जाता है, राजनीतिक दलों को डराया जाता है। तो इस प्रकार के एक माहौल में एक संवैधानिक वन टू थ्री, ठीक है। तो उत्तर पूर्वांचल में लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उसको खत्म करने की, और जो हमारी खुद की उत्तर पूर्वांचल की जो संस्कृति है उसको दबाने और कुचलने की एक साजिश चल रही है। और इसके विरोध में आप देखेंगे कि अगले 3 दिनों में हम गहरी रूप से मंथन करेंगे, और न सिर्फ उत्तर पूर्वांचल, लेकिन जैसे कि राहुल गांधी जी ने कहा पार्लियामेंट में कि भारत एक संघीय ढांचा है, इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हर स्टेट्स की अपनी आकांक्षा है, एस्पिरेशंस है, और इस यूनियन को हम कैसे बरकरार रखें, हमारे डाइवर्सिटी को कैसे हम बरकरार रखें, इसको लेके और विभिन्न जो मुद्दे राहुल जी ने उठाए हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स को लेके, कार्टेलाइजेशन को लेके, इनइक्वालिटी को लेके, जो मुद्दे सोनिया गांधी जी ने उठाए हैं, आज जो सोशल वेलफेयर जो स्कीम्स हैं, आज आप एमजी मनरेगा की बात करें, मेलन्यूट्रिशन की बात करें, जो ये जो सोशल सिक्योरिटी कम हो रहा है उसको लेके हम बात करेंगे। और जिस प्रकार से प्रियंका गांधी जी ने हमको प्रेरणा दी कि संघर्ष उन्होंने जो किया है, उसी संघर्ष से हम प्रेरणा लेते हुए सारे एक सामूहिक रूप से हम देश और संगठन पर हम विचार विमर्श करेंगे। यही पे अपना मैं सो मोटो स्टेटमेंट खत्म करना चाहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू। सवाल पूछ रहे थे, नहीं पूछे, उन्होंने ही पूछे, मिला ना। देखिए, ये विषय जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की कमेटी इन चीज़ों को देख रही है। इससे पहले भी हमारे दोस्त ने पूछा था कि किस किस आप राज्यों में किनके साथ अलायंस करने वाले हैं रीजनल पार्टियों में। ये सब मुद्दे उस वक्त आएंगे। अब तो फिलहाल आपके साथ जाना, इसके साथ जाना इस वक्त नहीं है। शिविर जब हम वहाँ पर जो चर्चा करेंगे, संकल्प लेंगे, उस वक्त बताएंगे हमारा ये संकल्प है। तो इसीलिए अब वो मुद्दा नहीं उठता। ठीक है, थैंक यू।